हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अमित सर। इस वीडियो के माध्यम से जो है मैं आपको हिंदी एसएसटी सोशल साइंस कक्षा 10 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि 4 नंबर में और 6 नंबर में जो है आपके 6 नंबर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और 4 नंबर में जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो 4 नंबर के प्रश्न कहाँ से आएंगे और जो 6 नंबर के आते हैं वो कहाँ से आएंगे, किस प्रकार उनको लिखना होगा, कौन से इतने सारे सिलेबस से कौन से प्रश्न वो ऐसे होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से कुछ प्रश्न मैं करा चुका हूँ। हाँ, जो प्रश्न आपके बचे हुए हैं उन प्रश्नों पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। ठीक है, तो जो 40 से 45 दिन समय बचा हुआ है उस समय में जो है हम बेस्ट तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 40 दिन भी है ना तो बहुत है, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रूटीन फॉलो कर लेंगे कि रोज़ रोज़ देख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो होता नहीं है, 10 से 15 मिनट का वीडियो है ना, और कोई तो 5-6 मिनट के होते हैं। यदि उनको आप देखते हैं तो ये मान के चलो एसएसटी से आपका डर खत्म हो जाएगा। 95% लाने की मेरी जिम्मेदारी है, आप लाओगे कैसे भी लाओ, है ना। बस शर्त नियम यही है कि आपको रोज़ बस एक वीडियो 5-10 मिनट का देखना है। ठीक है, और उसको थोड़ा सा दिमाग और ध्यान से देखना है। ओके, तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ, देखते हैं कौन सा प्रश्न है, किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसे पहला प्रश्न है कि कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, आज 3 तारीख सन 2025 जनवरी में। ठीक है, तो हम चर्चा करने वाले हैं आज फर्स्ट क्वेश्चन, 1920 ईस्वी के बाद हुई वैश्विक आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत पर किस प्रकार पड़ा। ठीक है, तो प्रश्न हमारा बहुत ही अच्छा है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। आप सभी को पता है कि 1920 ईस्वी के बाद हुई वैश्विक आर्थिक महामंदी का पूछा जाएगा प्रश्न। तो ये प्रश्न आपको जो है 4 नंबर में देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, और हम इस 4 नंबर को जो है लेके आएंगे। किस तरह से लिखा जाएगा देखते हैं। तो आंसर क्या कहता है, कहता है सन 1920 ईस्वी के बाद हुई वैश्विक आर्थिक महामंदी का भारत पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इन परिस्थितियों ने भारतीय राजनीति की रूपरेखा ही बदल दी। मतलब ये एक ऐसी आर्थिक महामंदी थी जिससे भारत में जो है एकदम, मतलब ये कह सकते हैं कि अनेक प्रकार से है जो है उसकी परिस्थितियां बदलने शुरू हो गई। मतलब जो भी परिस्थितियां थी, कहीं मतलब किसानों की परिस्थितियां, राजनीतिक की परिस्थितियां, तो ये सभी जो परिस्थितियां थी ये एकदम बदल सी गई। किस प्रकार बदली, चलो देखते हैं। कहते हैं 1926 ईस्वी से कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आने लगी। मतलब जो किसान अपनी फसलों को पैदा कर रहे थे, उपज कर रहे थे, उन फसलों की उत्पादन में, ठीक है, बहुत ज़्यादा है गहरी गिरावट आना शुरू हो गई। उनकी कीमतों में भी गिरावट आना शुरू हो गई। ठीक है, तो कीमतों में जब गिरावट आना शुरू हो गई तो देखते हैं आगे क्या है। सन 1930 ईस्वी के बाद स्थिति और भी विकट हो गई। मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था वैसे ही स्थितियां बहुत ही विकट होती जा रही थी। सबसे पहले आर्थिक महामंदी हुई। आर्थिक महामंदी से भारत पर क्या हुआ, बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो आर्थिक महामंदी थी उसका जब प्रभाव पड़ा तो उससे ये पता चला कि जो किसानों की उपज थी, जो फसलें अपनी उत्पादन कर रहे थे, पैदा कर रहे थे, उनके उत्पादन क्षमता में भी गिरावट आ गई। हर प्लस उसके साथ कीमतों में भी गिरावट आ गई। उसके बाद सन 1930 ईस्वी में ये देखा गया कि उसकी स्थितियां जो थी, परिस्थितियां थी, वो और ज़्यादा विकट हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं कि विकट हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिर गई। मतलब कृषि जो है, जो अपनी फसलों को उत्पाद पैदा कर रहा था, उनकी भी मांग जो है बहुत ही कम हो गई। और क्या हुआ, मांग कम हो गई और निर्यात कम होने लगा। मतलब जाहिर सी बात है, जब आयात निर्यात कम होगा तो मांग आपकी, किसी भी उत्पादन की बात हो, किसी भी वस्तु के उत्पादन की बात हो, यदि आयात निर्यात कम हो जाएगा तो उस वस्तुओं की मांग भी कम हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, जब भैया आयात निर्यात कम हो गया तो उसमें क्या हुआ, उत्पाद जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि उनकी जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गई। क्योंकि उनकी जो उत्पादन फसल थी वो तो कम हो ही रही थी, उसके साथ उनकी कीमतों में गिरावट आ गई। दूसरी बात, उनकी फसलों का जो है आयात निर्यात नहीं हो रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। आगे क्या है, इस स्थिति का परिणाम यह हुआ कि किसानों को अपनी फसल को बेचना और लगान को चुकाना भी कठिन हो गया। उस समय क्या था, जब फसलों पर जो है लगान लगाई जाती थी, अब किसान मतलब अपनी फसल को, जब कीमतें डाउन हो गई तो उसके समय ऐसी स्थितियां आ गई कि जो है वो अपनी फसल को ना तो बेच पा रहा था। क्यों नहीं बेच पा रहा था? क्योंकि बेचने के बाद में भी वो अपनी लगान को नहीं छुटा पा रहा था, जो उस पर कर लगता था वो भी वो नहीं दे पा रहा था।
ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ चुकाना कठिन हो गया। 1930 ईस्वी तक ग्रामीण क्षेत्रों को भारी समस्या से गुजरना पड़ा। जब ऐसी स्थिति आ गई तो उसको जो है इससे भारी स्थिति से जो है गुजरना पड़ गया उसको। आगे देखते हैं, यहाँ तक तो मेरे हिसाब से जो है आपको पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। कि आगे की तरफ देखते हैं, इस प्रश्न को मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, 1920 ईस्वी की जो आर्थिक महामंदी हुई हमारे भारत पर, उसका कैसा प्रभाव पड़ा, तो आप सभी ने देखा, बहुत ही भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ, ये एक ऐसी महामंदी थी जिसने भारत की पूरी राजनीति की जो रूपरेखा थी उसको ही बदल दिया। क्योंकि यहाँ पर जो है किसानों की स्थिति बहुत ही खराब होने लगी। क्यों खराब होने लगी, क्योंकि इनको फसलों का जो उत्पादन था वो भी कम हो गया और प्लस इनकी जो कीमतें थी उसको भी कम कर दिया गया। फिर देखा गया कि सन 1930 ईस्वी के बाद इनकी स्थिति और भी कठिन होने लगी, और भी परिस्थितियां जो है विकट हो गई, खराब हो गई, है ना। क्यों खराब हो गई, क्योंकि इनकी जो मतलब कीमतें थी वो और ज़्यादा घटती जा रही थी, जिससे ये किसान अपनी फसलों को ना बेच पा रहे थे। अब बेच भी पा रहे थे तो उतना उनको पैसा नहीं मिल रहा था जिससे वो अपनी फसलों पर लगे हुए कर को भी जो है दे पाएँ। तो उनको कर भी जो है देना मुश्किल होने लगा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो जो इतने भारतवासी किसान थे उनको, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, किसान थे, उनको अपनी जो है इन परिस्थितियों से, भारी समस्याओं से जो है उनको गुजरना पड़ा, ऐसा प्रभाव पड़ा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये अगर प्रश्न आएगा तो आपके 4 नंबर में आएगा, जो है आप बड़ा प्यार से लिखेंगे, है ना, आराम से, इत्मीनान से। क्यों, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप सभी को ये प्रश्न का आंसर जो है आपको रट गया होगा पक्का, ठीक है। कैसे, क्योंकि इतना प्यार से तो बता दिया, अब क्या बताएं, इसमें सारी चीज़ें तो बता दिया, है ना, सारी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं। ये भी प्रश्न कभी कभार पूछा गया है तो इसको देखते हैं। 4 नंबर में प्रश्न है, क्या है, तो प्रश्न है कि श्रम के लैंगिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। श्रम के मतलब जो कार्य करने के तौर तरीके हैं उनके आधार पर लैंगिक विभाजन कैसे किया गया है। मतलब लड़कों और लड़कियां, मतलब ये कह सकते हैं जो पुरुष हैं और उनको स्त्रियां, पुरुष और स्त्रियों को कैसे 2 प्रकार से जो है बांट दिया गया है। तो हम इस पर आप बड़ी प्यार से चर्चा करने वाले हैं, चीज़ों को समझेंगे। मेरा मानना ये है कि यदि आप बगैर स्किप किए वीडियो को समझेंगे, है ना, समझेंगे तो चीज़ें आपके जो है दिमाग में बैठेंगी बहुत अच्छे से, समझ रहे हैं। क्योंकि लिखने से आप सोचो कि हम चलो नहीं यहाँ से क्या करेंगे, जो है मॉडल से पढ़ लेंगे। भाई मॉडल से पढ़ना होता है, किताब से पढ़ना होता तो सारे बच्चे पढ़ लेते। लिखी तो सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप पढ़ते कहाँ हो, ठीक है। मैं आपके सामने हूँ, आपके कहते हैं ना खोपड़ी में घुसाने के लिए सीधे, ठीक है। मॉडल से नहीं ज़रूरत है, मॉडल में तो किताब में भी सारी चीज़ें लिखी हैं, आप नहीं पढ़ते हो ना। तो ये सारी चीज़ें मैं इस तरीके से आपको जो है बढ़िया अपने शब्दों में बता रहा हूँ, जिससे आपके सर खोपड़ी में अच्छे से घुस जाए। इतना समय नहीं है कि आप उसको 4 बार रिपीट करोगे, समझ रहे हो। एक प्रश्न को 1 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है। एग्जाम के टाइम 2-3 दिन में हम सारे प्रश्नों को जो है रिवीजन करेंगे एक तरफ से, समझ रहे मेरी बातों को। तो देखते हैं किस प्रकार जो श्रम लैंगिक विभाजन किया गया है वो किस प्रकार किया गया है, देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास है कहता श्रम का लैंगिक विभाजन। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण समय, पालन पोषण क्या लिखा भैया, लड़के और लड़कियों के पालन पोषण, यहाँ पर के बढ़ा लो, पालन पोषण के समय उनके मन में यह बात बैठा दी जाती है कि स्त्रियों का मुख्य कार्य बच्चों का पालन पोषण करना है और गृहस्थी चलाना है। मतलब बचपन से ही आप देखते होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में हो चाहे शहरी क्षेत्रों में, हालांकि शहरी क्षेत्रों में अब कुछ इसमें जो है बेहतर हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो है लड़कियों को बोला जाता है बचपन से ही कि आप क्या करेंगे, घर गृहस्थी चलाना है आपको, तो जो है इस तरीके से काम कीजिए। और बच्चों को बताया जाता है कि जो है आप जा कर के आपको बाहर का कार्य करना बहुत ज़रूरी है, घर का काम तो स्त्रियां करती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी ऐसा लगता है कि जो पुरुष हैं वो घर का कार्य नहीं कर सकते और जो स्त्रियां हैं वो बाहर का कार्य नहीं कर सकते, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं। आज की डेट में तो पुरुष और स्त्री बराबर डट के खड़े हुए हैं, है ना। जो पुरुष नहीं कर पा रहा है वो स्त्री कर ले जा रही है। तो दोनों का कंपटीशन बहुत अच्छा है। आज की दुनिया में सब बराबर हैं, सब बराबर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तब जो है ऐसा इसको श्रम विभाजन में बोला गया है, तो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले आपने देख लिया कि जो लड़के लड़की होते हैं उनका पालन पोषण करते समय ही उनके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि बिटिया आपको तो क्या करना है, आपका कार्य ही है कि घर गृहस्थी चलाना और घर का कार्य करना। और बच्चों से बता दिया जाता है कि बेटा आपको तो पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी परिवार चलाना है, तो आपको बाहर का कार्य करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा है नहीं, है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में तो सब काम कर रहे हैं, स्त्री भी कर रहा, पुरुष भी कर रहा है। तथा देखते हैं आगे
तथा पुरुषों का कार्य बाहरी कार्य करना है। मतलब बता दिया जाता है कि जो पुरुषों का कार्य है वो तो बाहरी कार्य करना है। ऐसे में पुरुष घर के कार्य नहीं कर सकते, बल्कि वे सोचते हैं कि घर के कार्य करना औरतों की जिम्मेदारी है। ऐसी समस्याओं में क्या हो जाता है, एक समय ऐसा आता है कि उनके लड़कों या पुरुषों के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि घर का तो कार्य करना स्त्रियों की एक जिम्मेदारी है। जैसे खाना बनाना हुआ या साफ सफाई करना हुआ, ये सारे तो उनकी एक जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी किसी की नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। ये उनके दिमाग में बैठ जाती है कि हम घर का कार्य क्यों करेंगे भाई, हमारा कार्य ही नहीं है ये तो स्त्रियों का कार्य है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। इस प्रकार लिंग के आधार पर कार्य का विभाजन श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। इस प्रकार ये श्रम का लैंगिक विभाजन कहलाता है। आपको भी बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि जो है, अगर आपको समझ नहीं है तो एक दो बार अगर रिपीट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि लेने के बाद इसको आप रख लीजिए, क्योंकि ये सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जबकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत ही आपको जो है लाभ देखने को इन वीडियो से मिलेगा, है ना। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, फिर हम आपको मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।